मिल रही हैं ये सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो कल तक हम एग्रीकल्चर में देख रहे थे कि एग्रीकल्चर की दिशा में सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और हम बाकी सरकार द्वारा कृषि के सुधार में या कृषि के सुधार की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात करते हैं। कृषि में या कृषि सुधार में सरकारी प्रयास हम देख रहे थे। सरकारी प्रयास, तो इस टॉपिक को हमने देखना प्रारंभ किया था। इस कंटेक्स्ट में हमने शुरुआत की थी, हमने इस पूरे चक्र को एक फसल के लाइफ साइकिल से समझने का प्रयत्न किया था कि एक फसल के लाइफ साइकिल से हम इन पूरे प्रयासों को देखने का प्रयास कर रहे थे। इसी में हमने स्टार्ट किया था कि मृदा, या फिर हमने देखा था जमीन से स्टार्ट किया था। तो जमीन के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि सरकार की एक योजना चलती है जिसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जो कि अभी 2021 में ही जो है वो पैन इंडिया लेवल पर जो है वो लागू की गई है। 2020 में इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, बाद में 2021 में इसे ही पैन इंडिया लेवल पर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को उनकी जमीन के ऊपर वास्तविक हक दिलाना या जियो टैगिंग वगैरह के माध्यम से लैंड राइट यानी कि भूमि अधिकार से संबंधित विवादों का समाधान करना। ठीक ना। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने देखा था क्या कि सॉइल, मृदा के लिए क्या था, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कौन कौन से फसल जो है वो हमारे मृदा के अनुकूल है। तो इससे क्या होता है, किसानों को मदद मिलता है। आगे हमने इसी कंटेक्स्ट में देखा था कि बीजों की बुआई के बाद या बीज लग जाने के मतलब बीजों में क्या है, जीएम क्रॉप्स की बात चल रही है, हाइब्रिड वैरायटी सीड्स की बात चल रही है, इन सब चीजों की हमने बात की थी। आगे हमने देखा था सिंचाई की दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे थे। तो सरकार के कदम थे सिंचाई की दिशा में कि सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस दिशा में जो है वो सरकार ने चला रखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से क्या कर रही है, सरकार का उद्देश्य है हर खेत को जल या प्रति बूंद अधिकतम लाभ, इन उद्देश्यों को साथ लेकर वो चल रही है इस योजना के माध्यम से। ठीक, आगे हमने देखा था इसी दिशा में उर्वरकों की दिशा में क्या है, प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और साथ साथ परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके माध्यम से परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि इसके माध्यम से वो जो पारंपरिक हमारे यहाँ उर्वरक या खाद निर्माण की पद्धतियां थी, जो गोबर गोमूत्र वगैरह के मिश्रण वगैरह से बनाया जाता था, वो जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह, उसको बढ़ावा देने की सरकार इसके माध्यम से कोशिश कर रही है। आगे यदि हम बढ़ते हैं इसी दिशा में, तो सरकार द्वारा और भी बहुत सारे प्रयास और भी बहुत सारे कदम हमें देखने को मिलते हैं। जरा देखते हैं कि ये कदम क्या क्या है। देखिए, फसल लग गई अब पूरी, अब इस फसल को बचाए रखना है या इस फसल को संभालना है ताकि मान के चलिए ये फसल बर्बाद ना हो जाए। लेकिन कई सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं या विविध प्रकार की चुनौतियां होती है, जिसके कारण फसल पर कई बार नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं या फसल खराब हो जाती है या फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे कंडीशन में सरकार जो है वो योजना लेकर आई है, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जितने भी मैं योजनाएं बता रहा हूं ना, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये सभी जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी योजना का सीधे नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक ना, आप इससे रिलेटेड ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इन योजनाओं के संदर्भ में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक जो होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है कि
योजनाएं जब हम देख रहे होते हैं, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूं मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5% और हॉर्टिकल्चर कृषि पर 5% जो है वो प्रीमियम किसानों को देना पड़ता है। ठीक, खरीफ, रबी और बाकी वाणिज्यिक, इन पर इतना इतना प्रीमियम देना पड़ता है। बाकी जो है वो किस सरकार जो है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है। इसके माध्यम से क्या होता है कि फसलों से संबंधित जो अनिश्चितता है या फिर मान के चलिए जो फसलें कई बार प्राकृतिक कारकों के कारण खराब हो जाती है, जो नुकसान होता है, उनसे किसानों को सुरक्षा मिल जाता है, उनसे किसानों को संरक्षण मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अन्य उपाय है। आगे देखते हैं इसी दिशा में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है कि फसल की कटाई के बाद मार्केट यानी कि बाजारों को बढ़ावा देने के लिए ई नैम की संकल्पना लाई गई है। पहले ही मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, बस एक बार जो है इन सबको समराइज कर रहा हूं, एक बार सिस्टमैटिक वे में मतलब लिस्ट डाउन कर रहा हूं। ई नैम की संकल्पना लाई गई है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका क्या फुल फॉर्म है? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में जितनी भी एपीएमसी मंडीज है ना, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना, इन सबको आपस में जोड़ना, ये है ई नैम का उद्देश्य। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ना, ताकि क्या हो सके, किसानों को सही कीमतों का पता चल सके, किस मंडी में क्या स्थिति है, किस मंडी में किस प्रोडक्ट की क्या कीमत मिल जाएगी। इन सब को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? ई नैम नामक योजना को लागू की गई है। इस संकल्पना को लागू की जाने की बात की जा रही है। आगे देखिए तो इसी दिशा में आप लोगों को बताया था मैंने, ग्राम्स की संकल्पना लाई गई है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, जिसके अंतर्गत क्या था, 22,000 ग्रामीण हाटों का रूपांतरण किया जाएगा। इनको जो है वो और ज्यादा सिस्टमैटिक बनाया जाएगा, ताकि ये कृषि उत्पादों के खरीद बिक्री के केंद्र के रूप में जो है वो क्या हो सके, ये खरीद बिक्री के केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। ठीक ना, तो ये थे कुछ उपाय जिनके माध्यम से क्या है, कृषि के पूरे सप्लाई चेन या कृषि के पूरे जो है वो सिस्टम को ठीक करने की बात की जा रही है। यदि आप चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन में किसान रेल और कृषि उड़ान स्कीम की भी बात कर सकते हैं। किसान रेल एवं कृषि उड़ान स्कीम, किसान रेल और कृषि उड़ान स्कीम की भी बात कर सकते हैं। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि किसानों की आय को यदि बढ़ाना है, यदि किसानों का भला करना है, तो इसके लिए कुछ हमें मेजर चेंजेस लाने होंगे। क्या है ये मेजर चेंजेस? जैसे कि किसानों की कृषि पर जो अत्यधिक निर्भरता है, जिसके कारण हमें कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है ना, इसको कम करने की आवश्यकता है। क्या है पॉइंट है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एंड टू बी मोर प्रिसाइज प्रच्छन्न बेरोजगारी बताऊंगा जब हम लोग सोशल इश्यूज पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम बहुत डिटेल में बताऊंगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अभी बस एक लाइन में इतना समझ लीजिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि बेरोजगारी वैसे तो नहीं दिख रही है, लेकिन जिन लोगों को रोजगार में लगाया गया है ना, उनको यदि हटा भी दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि वो लोग जो है ना, वो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, वैसे तो रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य है, उत्पादकता उनकी जीरो है। दैट इज नोन एज प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे कि मेरे खेत में काम था 10 लोगों का, मैंने 20 लोगों को जो है वो काम पर लगा रखा है, तो वो जो एक्स्ट्रा 10 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार है। ठीक ना, तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, इसको दूर करने के लिए सरकार क्या लेकर आई है? सरकार चाह रही है
कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। और इसी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना लागू की गई है जिसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक ना। इस प्रधानमंत्री किसान संपदा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है आप लोगों को खाद्य प्रसंस्करण में कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से क्या हो जाएगा कि वो जो कृषि पर जरूरत से ज्यादा लोगों की निर्भरता है वो निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। इससे क्या हो जाएगा कि कृषि में लाभ अधिक मिलेगा या कृषि में जो है वो इनकम को बढ़ाया जा सकेगा। और क्या है कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे जिससे क्या होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भी समाप्त होगी। तो ये कुछ फायदे हैं जो खाद्य प्रसंस्करण या फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंधित है। यहां तक बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है कि कृषकों को वैकल्पिक इनकम के स्रोत दिए जाएं, आय के स्रोत दिए जाएं। और इनमें सबसे प्रमुख क्या हो सकता है, इसमें सबसे प्रमुख हो सकता है पशुपालन। आप लोगों को बता रखा है, क्यों? क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर से अंतर संबंधित हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। तो पशुपालन को बढ़ावा देने के माध्यम से बढ़ावा देकर क्या किया जा सकता है कि आय के नए स्रोत या आय के जो है वो वैकल्पिक स्रोत जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं किसानों के लिए। अब जरा सोच के देखिए, इससे क्या हो जाएगा कि कृषि पर जो अत्यधिक निर्भरता है कि फसल बर्बाद हो गई तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में जो है वो सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है, आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ठीक ना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ठीक ना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन याद आ रहा है, 2014 बताया था इसके ऑब्जेक्टिव में, इसके उद्देश्यों में से ही एक उद्देश्य है कि कृषि को पशुपालन के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करना। ठीक ना, 2014 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए साल 2019 में क्या किया गया कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। पशुपालन कृषकों को भी दिया गया। इससे क्या होगा, पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, किसानों को इनकम के नए स्रोत मिलेंगे जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और कृषि से संबंधित जो अनिश्चितता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होगी। ठीक ना, तो ये भी एक कदम था जिसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इसी दिशा में हम आगे बढ़े तो अगली जो है वो अगला जो है मुद्दा, इसी संदर्भ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है वो अब एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही थी। कल के पॉइंट में जो है वो मैंने आपको ये बता दिया था कि हरित क्रांति से आगे बढ़कर अब हम सदाबहार हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक, कल की क्लास में बता दिया था। इसी दिशा में यदि हम एक और बात करें तो क्या है कि बजट में एक योजना लाई गई ऑपरेशन ग्रीन के तहत। नाम लिखिएगा ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन ठीक ना, ऑपरेशन ग्रीन, ये हरित क्रांति नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन से इसको कंफ्यूज ना कर जाइएगा, ये ऑपरेशन ग्रीन है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत क्या किया गया, ऑपरेशन ग्रीन के तहत टोमेटो ओनियन पोटैटो यानी कि टॉप के प्राइस के वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने की बात की गई। टॉप के मूल्यों में उतार चढ़ाव
उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की बात की गई। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम टॉप के प्रोडक्शन, इसके सप्लाई चेन, इसके डिसरप्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इसके एक्सपोर्ट, इन सब चीज को हम कंट्रोल करेंगे कि इसका उत्पादन कितना हो रहा है, किन क्षेत्रों में हो रहा है, उत्पादन के बाद जो है इनका सप्लाई चेन कैसे हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो है वो आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन कैसे हो, कितना हमें निर्यात करना है, कितना हमें आयात करना है, ये सब चीज करके हम क्या करेंगे, हम टॉप की कीमतों को क्या करेंगे, टॉप की कीमतों को हम रेगुलेट करने की या इसके उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है वो हमारे यहाँ फलों मतलब हमारे यहाँ डेली के जो हमारा जो भोजन होता है उसके प्रमुख स्रोत में से एक है या फिर प्रमुख घटक है उसके, ठीक ना। टॉप में क्या क्या है, टमाटर, ओनियन का यहाँ मतलब क्या हो गया, प्याज, ओ फॉर ओनियन एंड पी फॉर पोटैटो यानी कि आलू, ठीक ना। तो ये है टॉप, ठीक। आपने गौर किया होगा 2018-19 से पहले जो है ना इनके प्राइसेस में बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, ठीक ना, बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। इसके लिए अलग से 500 करोड़ रुपया का आवंटन करके इस योजना को सफल बनाने की कोशिश की गई, 500 करोड़ का अलग से आवंटन किया गया था, ठीक। आपने देखा होगा उसके बाद से फिर भी बहुत हद तक जो है वो प्राइस स्टेबल हुआ है। और 2021 में, साल 2021 में इसी टॉप को एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है, टॉप से टोटल, टॉप से टोटल यानी कि 3 उत्पादों से बढ़ाकर अब 22 उत्पादों को इसके अंतर्गत डाल दिया गया है, 22 उत्पादों को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। और अब सरकार इन 22 कृषि उत्पादों के प्राइस को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, इनमें उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी, यही है टॉप से टोटल। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत, ठीक ना। तो ऑपरेशन ग्रीन याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन में सीधे पूछा जा सकता है ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, तो आपको टॉप भी पता होना चाहिए और अब वर्तमान में आपको टॉप से टोटल भी पता होना चाहिए कि 22 कृषि उत्पादों को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। ये भी बात समझ में आई। इसी दिशा में किसानों को आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, किसानों को आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए किया गया है कि बांस को, बांस, बैम्बू लार्जेस्ट ग्रास, आपको पता है ना बांस जो है उसको लार्जेस्ट ग्रास माना जाता है, बांस को पेड़ों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, वृक्ष की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और बांस को क्या संज्ञा दी गई है, बांस को संज्ञा दी गई है हरा सोना, हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर फॉरेस्ट एक्ट, जो वनों से संबंधित जो अलग अलग कानून है ना, इन सब कानूनों में संशोधन करके ये बात मेंशन कर दी है, इस बात को इंश्योर किया गया है क्या कि बांस जो है वो अब वृक्षों की श्रेणी से बाहर है, बांस को वृक्षों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब इनको एक ग्रास की संज्ञा दे दी गई है, ठीक ना, इनको एक ग्रास की संज्ञा दे दी गई है यानी कि एक घास की संज्ञा दे दी गई है। और कानून में ये बना दिया गया है, बोल दिया गया है कि यदि बांस को कोई किसान, बांस को यदि कोई किसान अपने खेत में उगाता है या मान के चलिए अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उगाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी क्षेत्र पर उगाता है, तो वो इसको आराम से उगा के बेच सकता है, काट के बेच सकता है। तो वह बेच सकता है। बात समझ में आया। पहले जब इनको वृक्ष की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था ना, तो उस टाइम क्या है, अगर आप बांस काटते थे तो फिर क्या है, वो कानून का उल्लंघन माना जाता था।
ठीक ना, वो कानून का उल्लंघन माना जाता था और इस कारण से जो है वो बांस के व्यापार वगैरह में जो है वो बहुत दिक्कत आती थी। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह का जो रीजन है ना, पूर्वोत्तर का रीजन है, वहां बांस के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। बांस, आप लोग जाके देखिएगा, बांस के आजकल फैब्रिक्स बन रहे हैं, बांस के कपड़े बनते हैं, बांस के शर्ट्स बनते हैं, बांस के टवल बनते हैं, बांस के बेडशीट बनते हैं, बांस के बहुत सारे क्रॉकरीज बनते हैं, बहुत सारे बर्तन बनते हैं। तो बांस बहुत सारे उत्पादों में यूज होता है। इनफैक्ट आपको बताऊं, बांस का जो वो टॉप वाला जो नरम वाला पार्ट होता है, दैट इज इवन यूज फॉर मेकिंग ऑफ पिकल एज वेल, उससे अचार भी बनाया जाता है। दिखाता हूं आपको। देख रहा, बैम्बू क्लोथिंग। ले नहीं रहा, ये देख रहे हैं, ये सारे कपड़े जो हैं वो बैम्बूज के बने हुए हैं, बैम्बू के कपड़े बनते हैं। आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए ना, आप फ्लिपकार्ट पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको बैम्बू के इतने सारे कपड़े मिल जाएंगे। ठीक ना, दिखाता हूं बैम्बू पिकल। ये दिख रहा, बैम्बू पिकल बिग बास्केट पर 149 रुपया का मिल रहा है। ठीक ना, बैम्बू शूट। अरे बैम्बू की जो ऊपर वाली नहीं होती, कोपल थोड़ी सी मुलायम होती है, उनको काटकर जो है वो पिकल बनाया जाता है। तो बैम्बू को बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज ग्रीन गोल्ड। इसी कारण से तो इसे हरित सोना के रूप में जो है वो कैटेगराइज किया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। तो अब क्या कर दिया गया है, अब कानून में संशोधन करके क्या कर दिया गया है कि जो भी बांस को निजी क्षेत्र पर उगाएंगे तो आराम से जो है वो इसे खरीद के बेच, मतलब इसे आराम से बेच सकते हैं, काट कर बेच सकते हैं। इसमें जो है वो कोई कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये भी बात समझ में आई? ये भी बात समझ में आई क्या, कि इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, किसानों को एक विकल्प प्रदान किया जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। तो सरकार द्वारा किसानों, कृषकों की एक बड़ी समस्या है, जो कि क्या है कि कर्ज तक, या फिर क्या लिखें कि संस्थागत ऋण तक पहुंच। संस्थागत ऋण तक पहुंच। क्यों? क्योंकि कृषि करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, ठीक ना। लेकिन क्या है, किसानों की समस्या क्या थी कि वो साहूकार, सूदखोर वगैरह उन पर निर्भर हुआ करते थे। तो सरकार संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित कराने की दिशा में खूब सारे प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आप कदम के रूप में देख सकते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना का उद्देश्य यही तो है कि किसानों को संस्थागत ऋण तक जो है वो पहुंच सुनिश्चित करवाई जा सके। तो केसीसी सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे किसानों को मदद मिलती है। दूसरी तरफ आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र उधारी। प्राथमिक क्षेत्र उधारी, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र उधारी के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि 18% हर बैंक को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लोन के रूप में देना है। इससे क्या हो रहा है, संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। तो ये सारे हैं संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने में। इसी में आप अगर चाहें तो स्वामित्व योजना को भी मेंशन कर सकते हैं कि यदि जमीन का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर हो तो कर्ज लेना भी आसान हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं, जिसके माध्यम से किसानों को संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करवाई जा रही है। इसी दिशा में यदि हम बात करें तो अगली योजना के रूप में आप लिख सकते हैं कि किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना की बात की गई है।
जिसके अंतर्गत आप लोगों को डिटेल में बताया है 6,000 रुपए पर ईयर, प्रति वर्ष, प्रति कृषक परिवार को दिया जा रहा है। ठीक, इसके माध्यम से भी क्या करा जा रहा है, इसके माध्यम से भी वही है, इसके माध्यम से भी वही कराया जा रहा है क्या, कि किसानों को जो है वो धन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जो है वो सूदखोर वगैरह पर जो है वो निर्भर ना रहे। तो ये भी अपने आप में एक कदम है, सरकारी कदम जो है वो किसानों के लिए है। कृषि से संबंधित एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या क्या रही है, पराली या कृषि अवशेष का प्रबंधन। पराली या फिर हम इसे लिखें कृषि अवशेष प्रबंधन। कृषि अवशेष प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जब भी दिवाली वगैरह का सीजन आता है उसके बाद देखते ही हैं पराली वाली समस्या। दिल्ली में जो है वो दिन ही रात बन जाता है धुंध के कारण। तो खूब सारा जो है हमें सुनने को मिलता है क्या कि इसके पीछे कारण क्या है, पराली जलना। क्यों? क्योंकि जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी खरीफ की फसल की जो वो पराली बची हुई है या जो वो बाकी खेत में रेसिड्यू बचे हुए हैं ना, क्रॉप रेसिड्यू, इनको जल्दी इनमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं ताकि रबी की फसल जल्दी से जल्दी लगाई जा सके। जिसके कारण क्या होता है कि खूब सारा प्रदूषण होता है और आसपास के क्षेत्र में विजिबिलिटी, सांस लेने में दिक्कत वगैरह ये सारी समस्याएं होती है। तो कृषि से संबंधित एक समस्या है कृषि अवशेष प्रबंधन या फिर पराली की समस्या। इसी समस्या को डील करने के लिए पिछले साल के बजट में प्रधान मतलब क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने बात क्या किया गया कि जो पराली का मतलब ये जो बायोमास वेस्ट जो है ना पराली, इसको जो है वो थर्मल पावर प्लांट से लिंक करना है। इनको ताप विद्युत गृहों से लिंक करना है। अभी छोटा सा ही टारगेट किया गया था, बोला गया था क्या कि 5 से 7% टोटल जितना पराली क्रिएट होता है ना, इसका 5 से 7% को ताप विद्युत संग्रहों में यूज करना है। जिससे क्या हो सकेगा, इनको जलाकर इससे बिजली उत्पन्न किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, किसानों को अलग से इनकम भी मिलेगा। किसानों को, इसको अगले पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं, पराली को थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संग्रह प्लांट से लिंक करना है। उद्देश्य है अभी मात्र 5 से 7% ही, 5 से 7% को ही थर्मल पावर प्लांट से लिंक करना है। लेकिन इसके कारण क्या होगा, मतलब बजट में अनुमान क्या किया गया है कि 38 मिलियन या मीट्रिक टन, बात बराबर ही है, मिलियन मीट्रिक टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम किया जा सकेगा। साथ ही बजट में यह भी बोला गया है कि इसके कारण क्या होगा, किसानों को इनकम मिलेगा। अरे सिंपल सी बात है, किसानों को क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारे खेत में मतलब धान की फसल तुमने काट ली, इसके बाद जो खेत में बाकी जो ठूंठ बचते हैं ना, वो जो बच जाता है, सरकार बोल रही है किसानों को कि तुम इसमें आग ना लगाओ, इसको निकाल के लेके आओ ताप विद्युत संग्रह में, हम क्या करेंगे बदले में तुमको पैसा दे देंगे इसके बदले में। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की समस्या है या प्रदूषण की समस्या है, इस पर कमी आएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे एक साल में मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ईयर कम होगा, मात्र 5 से 7% से। ठीक, दूसरा क्या होगा, इससे किसानों का इनकम बढ़ेगा, फार्मर इनकम बढ़ेगा। तीसरा क्या है, सरकार का कहना कि इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार के नए अवसर क्रिएट होंगे।
सरकार ये कदम उठा रही है कृषि को सतत बनाने के लिए या कृषि को सस्टेनेबल बनाने के लिए, इस दिशा में ये कदम भी उठाया जा रहा है। ठीक है, यदि पिछले साल के बजट की बात करें तो सरकार ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, किसान ड्रोन की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। किसान ड्रोन क्या है? किसान ड्रोन पिछले साल के बजट की बात कर रहा हूं, इस साल के बजट के तो प्रोविजन हम लोग देखेंगे अलग से। ये मैं पिछले साल के बजट की बात कर रहा हूं। किसान ड्रोन की संकल्पना क्या है? जैसे शादी ब्याह में होता है ना कि ड्रोन के माध्यम से जो फोटोग्राफी की जाती है, सिमिलर कंटेक्स्ट में या सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है किसान ड्रोन भी। किसान ड्रोन में क्या होगा कि ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा खेत के निगरानी में, खेत में जो है वो उर्वरकों के छिड़काव में, खेत में सिंचाई में, या फिर खेत में कीटनाशकों के छिड़काव में, इन सब में ड्रोन का प्रयोग करना। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ किसान ड्रोन। ठीक ना, इसी को किसान ड्रोन की संकल्पना कही जा रही है। पिछले बार के बजट में सरकार ने क्या कहा है कि हम किसान ड्रोन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। इससे क्या है कि जो ड्रोन बनाने वाली कंपनीज वगैरह है उनको फायदा दिया जाएगा, उनको सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। ठीक ना, ड्रोन की कीमतें कम की जाएंगी ताकि कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन का प्रयोग हो सके। ये देखिए किसान ड्रोन, ठीक इमेजेस दिखाता हूं तब अंदाजा लगेगा। ये देखिए ये है किसान ड्रोन की संकल्पना, यानी कि इन ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा, इन ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। चाहे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो, चाहे इसी के माध्यम से क्रॉप का असेसमेंट हो कि क्रॉप में जो है वो कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा है, चाहे उर्वरकों का छिड़काव हो, इन सब के माध्यम से क्या करना है, कृषि में तकनीक के प्रसार को बढ़ावा देना है, तकनीकों को बढ़ावा देना है। ये भी बात समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिछले साल के बजट में और क्या किया गया है इसी दिशा में? किसान ड्रोन लिख लीजिएगा, इसमें मतलब तीनों चारों चीजें लिख लीजिएगा। इससे क्या है कि फसल की निगरानी, अरे कोई जानवर नहीं आ गया या मान के चलिए कोई बीमारी तो नहीं स्टार्ट हो रही है फसल में, तो ये सब फसल की निगरानी में इसी का उपयोग किया जाएगा। उर्वरकों के छिड़काव में, उर्वरकों के छिड़काव में, अगला क्या है, कीटनाशकों के प्रयोग में, ठीक ना, इन सब में जो है वो प्रयोग किया जाएगा किसका, किसान ड्रोन का, जिसके माध्यम से क्या है कृषि में तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस दिशा में यदि हम बात करें तो सरकार क्या चाह रही है, सरकार चाह रही है कि बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरकों वगैरह का प्रयोग कम हो। क्यों? क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से हमने पढ़ा है हरित क्रांति में ज्यादा से ज्यादा यूज होने के कारण क्या होता है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो सरकार, और इनमें जो है वो लागत भी लगती है और सरकार को सब्सिडी वगैरह भी खूब सारा देना पड़ता है। तो सरकार इसी दिशा में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मतलब क्या है, इसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। मतलब क्या है, मतलब क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक परिकल्पना है कि कृषि में जो है वो बाहर से कुछ भी यूज नहीं करना है,
बाहर से कुछ भी यूज नहीं करना है, यानी कि पिछले बार की जो फसल थी उसी से बीज प्राप्त कर लेना, जो क्या बोलते हैं क्रॉप के जो रेसिड्यू थे उसी से जो है वो खाद बना लेना, ठीक ना, नीम वगैरह के पत्तों का प्रयोग करके जो है वो क्या कर लेना, वो कीटनाशक वगैरह बना लेना, यानी कि पॉकेट से कुछ भी पैसा नहीं लगाना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट का यही मतलब हुआ ना, ठीक ना। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। पिछले कई साल के बजट में इसकी चर्चा बार बार हमें देखने को मिली है कि सरकार चाह रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भारत में जो है वो बढ़ावा दे सके। अब सिंपल सी बात है, आगत कम हो जाएगा, किसानों का इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, तो इससे भी किसानों की आय को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा, ठीक ना। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, यदि पिछली बार की बजट की हम बात करें तो सरकार ने क्या बोला है कि गंगा के आसपास 5 किलोमीटर के वाइड कॉरिडोर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पिछली बार के बजट में क्या बोला गया है कि गंगा नदी अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले गंगा नदी के आसपास स्टार्ट किया जा रहा है, बाद में हो सकता है क्या कि बाकी क्षेत्रों में भी इसको प्रचलित किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि पिछले साल के बजट में बोला गया है कि गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में एकदम प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, बिना किसी रसायन आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इसके 2-3-4 फायदे हैं। पहली बात तो प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि किसानों की लागत जो है वो धीरे धीरे कम होगी, मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ये समस्याएं कम होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सरकार का जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है कि गंगा नदी को स्वच्छ करना, ठीक ना, तो उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो उसकी दिशा में भी ये मदद करेगा। यहां तक बात समझ में आया। पिछले साल की ही यदि हम बजट की बात करें तो पिछले साल की ही बजट में हमें एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी की चर्चा मिलती है। सरकार क्या चाह रही है कि कृषि के साथ साथ वानिकी को भी प्रमोट करे। कृषि वानिकी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे भी साथ में लगाना, कि खेत में ही क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ दूर पर जो है वो क्या कर रहे हैं कि हम पेड़ पौधे वगैरह भी लगा रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। एक बार दिखा देता हूं क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। देखा, एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ साथ जो है वो खेतों में ही कुछ पेड़ पौधे लगाना, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये थे कुछ विविध कदम जो किस दिशा में लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की दिशा में लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जिनके माध्यम से सरकार क्या चाह रही है, कृषि में कुछ सुधार लाना चाह रही है, कृषि किसानों को मदद प्रदान करने की कोशिश कर रही है, जिसके माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र को संवर्धित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा और जरूरत के हिसाब से इनको अलग अलग यूज कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कोई भी आंसर हो ना, आप जरूर कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो जब यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक अगले छोटे से टॉपिक की तरफ, दैट इज ई टेक्नोलॉजी, ई प्रौद्योगिकी किसानों की मदद में। ठीक है, आपके सिलेबस में सिंपली मेंशन्ड है ये टॉपिक
ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक ना। अगले 1-2-3 साल में आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको जो है वो मेंस में क्वेश्चन देखने की ठीक ठाक संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। अभी दिखाया ना एग्जांपल के रूप में आपको, पिछले बार के ही बजट में किसान ड्रोन की बात है, इस बार के बजट में क्या क्या प्रोविजन है वो तो हम अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक ना। आज से ही स्टार्ट हो जाएगा या फिर कल से हम लोग इस साल के बजट को डिटेल में ही पढ़ेंगे, तो कोई नहीं, वो तो फिर बाद की बात है। जरा इसको समझिए। तो किसान ड्रोन अभी पीछे दिखाया ना, या फिर मान के चलिए क्या है, नेचुरल फार्मिंग वगैरह को प्रमोट करना चाह रही है, जिसके माध्यम से हम ये बोल सकते हैं कि सरकार जो है वो खुद तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ई टेक्नोलॉजी की। ई टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? ई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आईसीटी, जनरली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है वो तकनीक, ई टेक्नोलॉजी, ठीक ना। हम मेनली उसकी बात कर रहे हैं। अब जरा खुद सोच के देखिए, मेरी बातों को यहां से गौर कीजिएगा। यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि जो है वो एक आदिम आर्थिक पद्धति के रूप में या आर्थिक गतिविधि के रूप में मानी जाती रही है। एग्रीकल्चर हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी when we compare it with other form of economic activity। जब हम इसे इंडस्ट्री, उद्योग या सेवा क्षेत्र से तुलना करें तो ये आदिम मानी जाती रही है। वहीं दूसरी तरफ तकनीक, ई टेक्नोलॉजी, दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, ठीक ना। ये वर्तमान के में अत्यधिक आधुनिक क्षेत्र है, ठीक ना। तो इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं? इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं एक तरफ आदिम और एक तरफ मोस्ट एडवांस्ड, ठीक ना। हम इन दोनों का सम्मिश्रण करना चाह रहे हैं, हम इन दोनों को साथ लाना चाह रहे हैं। तो इट्स लाइक ब्रिंगिंग द टू अपोजिट पोल्स ऑफ द ग्लोब टुगेदर। ये कैसा है कि पृथ्वी के दो अलग अलग ध्रुवों को हम साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ क्या है? कृषि, जो कि किससे संबंधित है? एकदम आदिम पद्धति मानी जाती है। दूसरी तरफ ई प्रौद्योगिकी, जो कि एडवांस्ड या आधुनिक पद्धति मानी जाती है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इन दोनों को साथ लाने जा रहे हैं, ठीक ना। अब इन दोनों को साथ लाने के कई सारे फायदे हैं, कई सारे जो है इसमें चुनौतियां हैं। इन सब चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। क्या चुनौतियां हैं, क्या किया जा सकता है, क्या फायदे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो आप जरा खुद सोच के मुझे बताइए कि ये पूरा मान के चलिए एग्रीकल्चर का चेन है, एग्रीकल्चर का चेन है, जिसमें कहां से हम भूमि या मृदा प्रबंधन से लेकर, यानी कि मिट्टी तैयार करने से लेकर बीजों की बुआई, ठीक ना, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव, ठीक ना, फसल की कटाई, फसल का भंडारण, फसल का परिवहन, फसल का विपणन, फसल का प्रसंस्करण, कोई भी स्टेज हो, यही सारे स्टेज है ना, कृषि के यही सारे स्टेज है ना। जरा मुझे बताइए इन सारे स्टेजेस में से कौन सा ऐसा स्टेज होगा जिसमें यदि ई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो मदद नहीं मिलेगी? ई टेक्नोलॉजी से मेरा आशय यहाँ पर क्या है कि ई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से यदि हमें पहले से कुछ जानकारी मिल जाए तो आपको क्या लग रहा है इसमें से किस स्टेप में जो है वो हमें फायदा नहीं मिलेगा? सभी स्टेप्स में फायदा मिलेगा और सभी में अच्छा खासा फायदा मिलेगा। हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। जरा सोच के देखिए, यदि मुझे पता चल जाए कि मेरी मृदा जो है वो धान के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है, धान की जगह यदि मैं अपनी मृदा में अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सूरजमुखी या सनफ्लावर लगाता हूं तो मुझे मेरी उपज ज्यादा अच्छी होगी। डोंट यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट? इस सूचना के माध्यम से, इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा कि नहीं? जरा सोच के देखिए, मुझे यदि इंफॉर्मेशन ये मिल जाए कि इस साल जो है वो एल नीनो आने वाला है या फिर वर्षा कम होने वाली है, तो आप ऐसी फसल लगाइए जिसको पानी की आवश्यकता थोड़ी कम हो, तो संभावना है कि आपको अच्छी पैदावार मिलेगी या फिर आपका नुकसान कम होगा। डोंट यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट? मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा ना कि मैं कौन सी बीजें लगाना चाह रहा हूं, कौन सी फसल लगाना चाह रहा हूं।
मैं सिंचाई करने के लिए जो है वो अपना तंत्र डेवलप कर रहा हूं, मैं पाइप लगा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या कि कल मैं खेत में पानी डालूंगा, लेकिन रात में यदि मेरे तक ये इंफॉर्मेशन कहीं से पहुंच जाए कि कल बारिश होने की संभावना है, बात समझ में आ रहा? मुझे एग्रीकल्चर में मदद मिल रही है कि नहीं, मुझे डिसीजन लेने में मदद मिल रही है कि नहीं, ठीक ना? अब जरा सोच के देखिए, यदि मुझे कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि फला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है वो धान की फसल में या कपास की फसल में जो है ये बीमारी जो है वो धीरे धीरे फैल रही है, आपको नहीं लग रहा है क्या कि मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा, फसल बर्बाद होने से पहले डिसीजन ले पाऊंगा, मैं उस कीट से बचने के लिए जो है वो उचित जो है वो प्रबंध कर पाऊंगा, ठीक ना? इंफॉर्मेशन, ठीक ना, बात समझ में आ रहा? तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो कि किसके माध्यम से मिल रहा है, ई प्रौद्योगिकी के माध्यम से मिल रहा है। क्या है ई प्रौद्योगिकी? जैसे कि मान के चलिए मोबाइल के थ्रू मिल रहा है, न्यूज के थ्रू मिल रहा है, मान के चलिए रेडियो के थ्रू मिल रहा है, टीवी चैनल्स के माध्यम से मिल रहा है। इन चीजों के माध्यम से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, और यदि ये इंफॉर्मेशन किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यही तो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसानों की मदद के लिए। आप जरा सोच के देखिए, मैंने फसल काट ली है और मैं भंडारण के लिए लेके निकलने की तैयारी कर रहा हूं, तभी मैंने अपने फोन पर चेक किया और मुझे पता चला क्या कि पास वाला जो गोडाउन है वहां पर खाली नहीं है, थोड़ा सा दूर वाले गोडाउन पर जाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, मेरा जाने आने का इतना खर्चा तो बच गया ना, मैं डायरेक्ट वहां जा सकूंगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा? यदि मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि इस एपीएमसी मंडी में या फला मंडी में या फला जगह पर जो है वो कीमतें जो है वो बहुत कम है, यदि मैं किसी दूसरे जगह बेचता हूं तो मुझे ठीक ठाक कीमतें मिल पाएंगी, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा, मैं बेहतर डिसीजन ले पाऊंगा? यानी कि ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ई प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें सूचना मिलती है, उसका प्रयोग कृषि के हर स्टेज पर किया जा सकता है, हर स्टेज पर उससे मदद मिलती है, चाहे वो विपणन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कटाई हो, चाहे वो बुआई हो, हर स्टेज पर इसका फायदा मिलता है। दैट इज वाई नोन एज कि ये क्या कर सकता है, कृषि में खूब सारी मदद कर सकता है, या फिर इसमें अच्छी खासी मदद प्रदान कर सकता है, किसानों को हर स्टेज में जो है वो मदद प्रदान कर सकता है। अब जरा सोच के देखिए, यदि ये सूचनाएं मिलेंगी, यदि ये सूचनाएं मिलेंगी और जिनके आधार पर किसान जो है वो बेहतर निर्णय ले पाएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे कृषि में उत्पादन बढ़ेगा। अभी हमने देखा ना 315 मिलियन मीट्रिक टन हमारा जो है वो अनाजों का उत्पादन है। अगर ऐसे सूचनाएं जो है वो टाइम पर मिलती रहेंगी, किसान जो है वो सही निर्णय ले सकेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। क्यों? क्यों उत्पादन बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ जाएगी, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ जाएगी। ठीक ना? देखिए, उत्पादन को बढ़ाने का याद कीजिए, मैं ये बात बता चुका हूं आपको, नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया जब पढ़ा रहा था ना, निबल बोया क्षेत्र, सकल बोया क्षेत्र जब पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने बताया था उत्पादन को बढ़ाने के दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि आप क्षेत्र को बढ़ा दीजिए, लेकिन क्षेत्र को बढ़ाना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि भारत को आप चौड़ा थोड़ी कर दीजिएगा, ठीक? लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, यानी कि एक ही एकड़ में पहले मान के चलिए 1 टन हो रहा था, अब यदि हम किसी माध्यम से क्या करें, उसमें 1.5 टन उत्पादन कर सके, तो क्या होगा? इससे भी तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक ना? तो ई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, जिसके माध्यम से उत्पादन बढ़ता है, ठीक ना? इतना ही नहीं, आप जरा सोच के देखिए, दोनों तरह से यदि ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, किस तरह से? सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से, सैटेलाइट आदि के प्रयोग के माध्यम से, ठीक ना? सैटेलाइट क्या होते हैं? धरती के चारों ओर जो है वो कृत्रिम जो है वो कुछ घूम रहे होते हैं, इनके माध्यम से क्या होता है? नजर रखा जाता है। तो मान के चलिए यदि इंडिया पर जो है वो देखा गया कि फला क्षेत्र में जो है वो फसल नहीं लगाई गई थी, ठीक ना, जहां पर फसल लगाई जा सकती है, तो क्या किया जा सकता है? सैटेलाइट वगैरह के प्रयोग के माध्यम से कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में भी वृद्धि की जा सकती है, कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि की जा सकती है।
यानी कि दोनों तरफ से देख रहे हैं उत्पादन को बढ़ाने में हेल्प लिया जा सकता है ई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से। ठीक ना, ई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से दोनों तरह से जो है वो किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई? तो यानी कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी ही संभव हो पाएगी इसके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं। कृषि में ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है ना वो दो तरीकों से किया जा सकता है। कृषि में ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग दो तरीकों से किया जा सकता है, दो विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। ये दोनों विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष उपकरण के रूप में, और दूसरा अप्रत्यक्ष उपकरण के रूप में सूचना प्रदान करने में। ठीक ना, जरा देखते हैं कि आखिर प्रत्यक्ष उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। जरा बात को समझिएगा। प्रत्यक्ष उपकरण के रूप में एक बात बताइए, हम अभी जो खेती कर रहे हैं या जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, इसमें क्या होता है, हम अनुमानों के आधार पर जो है वो खेती कर रहे होते हैं कि पिछले साल जो है वो हमने इतना यूरिया डाला था, इतना डीएपी डाला था, इतना पोटाश डाला था, तो फसल ऐसी हुई थी। तो क्या करते हैं हम, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाना, थोड़ा सा कम करना, ये सब अनुमानों के बेसिस पर कर रहे होते हैं। ठीक ना, पिछले बार हमने खेत में जो है वो हर महीने में 2-2 बार पानी डाला था, तो मेरी फसल ऐसी हुई थी। यानी कि हम जो एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं वो हम पारंपरिक ज्ञानों के आधार पर कर रहे होते हैं, हम अपने अनुभवों के आधार पर कर रहे होते हैं। ठीक ना, हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या फिर जो है वो हम किसी वैज्ञानिक पद्धति को पूरी तरह से तो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में ई प्रौद्योगिकी या फिर जो है ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये काम में आ सकती है। आप जरा सोच के देखिए कि क्या है कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, अगर अलग अलग तरह के सेंसर्स लगे हों जिसके माध्यम से आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपकी मृदा में इस न्यूट्रिएंट या इस पोषक तत्व की मात्रा कम हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप वही पोषक तत्व डाल देंगे उस खेत में? ऐसे सेंसर्स लगे हों। इनफैक्ट आपको बीच में जो है वो पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं है कि सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो। जैसे ही आपके खेत में नमी की मात्रा उस फसल के लिए वृद्धि के लिए जितनी अनुकूल है, उससे जैसे ही कम होगी, वो सेंसर अपने आप मोटर को एक्टिवेट कर दे और आपके खेत में उतना ही पानी डल जाए। जरा सोच के देखिए। हाँ, ये है प्रत्यक्ष उपकरण के रूप में कृषि में तकनीकों का प्रयोग। ठीक ना, यानी कि पूरे एग्रीकल्चर को ऑटोमेटेड किया जा सकता है। आप ऐसे सेंसर्स, ऐसे चिप्स, ऐसे जो है वो कैमरास, ऐसे जो है वो सीसीटीवी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जैसे ही आपकी खेती में जैसे ही कोई भी समस्या हो, वो अपने आप स्वतः उसका निदान कर ले। ठीक ना, नाइट्रोजन की कमी हो रही है, अपने आप सेंसर ने डिटेक्ट किया और उसने एक्टिवेट कर दिया, पानी जो गया उसमें थोड़ा सा यूरिया मिक्स था, जितनी मात्रा थी उतना ही। ठीक ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज द डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसे हम कह सकते हैं कि कृषि में जो है वो डायरेक्ट प्रयोग। ठीक ना, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, अब आपको हर बार जो है ना, मान के चलिए एक बड़ा क्षेत्र है या फिर आप जो है वो पूरे दिन जो है वो खेती के पीछे ही नहीं पड़े हुए हैं, आप अपना जो काम करना चाह रहे हैं वो आप अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर भी हो रहा है आपका। क्यों? क्योंकि वो पूरा सिस्टम ही ऑटोमेटेड है। पूरा सिस्टम क्या है, ऑटोमेटेड है, वो स्वतः स्वचालित है। ठीक है, इस चीज को आप जो है वो एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। मतलब ऐसी कोई जो है मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं कि कोई फेरी टेल सुना रहे हैं, या आपको ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं आपको सोचना है क्या कि हम कोई फिक्शनल स्टोरी सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ठीक ना, ऐसी वास्तविकता में ऐसी चीजें हो रही है। आपको दिखाता हूं मैं,
इसी को स्मार्ट फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक, स्मार्ट फार्मिंग। ये देखिए स्मार्ट फार्मिंग, देख रहा, सब कुछ जो है वो मॉनिटर्ड हो रहा है, ठीक ना, एक जगह से अपने आप देख रहा है, हर जगह पर उसने सेंसर्स लगा रखे हैं। इस तरह इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एग्रोबॉट्स। एग्रोबॉट्स, ठीक ना, ऐसे ऐसे रोबोट्स जो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में मदद कर रहे हैं, दे आर नोन एज एग्रोबॉट्स, ठीक ना। तो ये देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर, देख रहे हैं रोबोट के माध्यम से बुआई हो रही है, रोबोट के माध्यम से जो है वो कटाई हो रही है। टेक्नोलॉजी जिसका जो है वो एग्रीकल्चर में प्रयोग हो रहा है, मतलब ये अभी फैंटेसी नहीं है, अब जो है वो नहीं रह गई है ये कि फिक्शनल स्टोरीज में बता रहा हूं। इसको देखिए, इस एग्जांपल से भी आप बात को समझ सकते हैं पूरा। देख रहे हैं प्लांट्स में क्या कर रखे हैं, इसने खेत में सेंसर्स लगा रखे हैं। सेंसर्स के माध्यम से क्या होता है, इसके पास डेटा पहुंच जा रहा है और इस डेटा के बेसिस पर क्या कर रहा है, ये देखिए एग्रीबॉट दिख रहा है आपको, ये एग्रीबॉट्स वगैरह को जो है वो एक्टिवेट कर दे रहा है, वो आराम से जा रहे हैं खेत में, जो समस्या है उस समस्या का निदान कर दे रहे हैं, ठीक ना, खेत में जो है उस समस्या का निदान कर दे रहे हैं। ठीक, ये देख रहे हैं ड्रोन्स वगैरह का प्रयोग करना, ठीक ना, फार्मिंग डेटा, स्मार्ट ट्रैक्टर्स, इन सब के माध्यम से स्मार्ट एग्रीकल्चर किया जा रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक, खूब सारे एग्रीबॉट्स जो है वो तो दिखाई दिया ना, ये सारे एग्रीबॉट्स ही तो हैं। तो ये जो है पहला है प्रयोग। ठीक, ऐसा केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं हो रहा है, ऐसा केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं हो रहा है, ऐसा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में भी हो रहा है। आप जरा सोच के देखिए, आप जरा सोच के देखिए, मान के चलिए मैंने क्या कर रखा है, एक बहुत बड़ा मुर्गा का फार्म बना रखा है जिसमें जो है वो हजारों मुर्गियां हैं। अब क्या है, अचानक से मुझे पता चला क्या कि किसी मुर्गी में जो है वो कुछ बीमारी आ गई है। पहली बात तो ये पता कर पाना ही टफ होता है, अरे इतनी मुर्गी में कहां ढूंढूंगा कौन सी मुर्गी को बीमारी हो गई है, ठीक ना। तो अगर मान के चलिए क्या है, मैं अपने सारे पशुधन में कुछ चिप लगा रखा है, मैंने कुछ इस टाइप का जो है वो कुछ चिप वगैरह कुछ लगा रखा है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा कि किसी पशु में कोई क्या बीमारी है, क्या समस्या है, इसको मैं आसानी से डिटेक्ट कर पाऊंगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो डिटेक्ट कर पाऊंगा, ठीक ना। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी जो है वो खूब प्रयोग किया जा रहा है, दिखाता हूं, ये देखिए। टेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री, ये देखिए, दिख रहा है, देखिए सभी गायों के, दिख रहा है, ये चिप्स लगाए हुए हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, वो पूरे उस पशु के पूरे बॉडी का जो है वो स्कैन रखते हैं, और जिसके माध्यम से जो है वो किसानों को ये पता चल रहा होता है, मतलब अब दो हैं तब तो नहीं उतना यूज है, लेकिन मान के चलिए यदि बड़ा फार्म हाउस होल्ड हो या बड़ा फार्म हो, बहुत सारे पशु हैं, तो ऐसे में जो है वो इन तकनीकों का डायरेक्ट प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए कि मॉनिटर किया जा सके पशुओं के हेल्थ को, क्या कि खाना खाया कि नहीं, टाइम पर सोया कि नहीं, मान के चलिए कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पहले से डिटेक्ट किया जा सके, ताकि वो बीमारी बाकियों में न फैले, उसका जो है वो टारगेटेड इलाज किया जा सके, ठीक ना। तो ऐसे जो है वो तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, ये देख रहे हैं ना, एग्जांपल्स के रूप में देख लीजिए, बड़े बड़े फार्म्स में ऐसे इस तरह के जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग किया जाता है, रेडियो कॉलर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो है वो प्रयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी वगैरह का एग्रीकल्चर में, ठीक ना। तो ये तो हमने पहला सेट देखा, पहला सेट देखा, कौन सा पहला सेट, which was related to direct use, प्रत्यक्ष उपकरण के रूप में कैसे ई प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आप लिख सकते हैं इसको, प्रत्यक्ष उपकरण के रूप में आप लिख सकते हैं किसान ड्रोन, या फिर ड्रोन सीधे लिखिए, ड्रोन का प्रयोग एग्रीकल्चर में, ठीक ना। एग्रीबॉट्स या एग्रोबॉट्स,
का प्रयोग, ठीक ना, खेत में अलग अलग सेंसर्स, ठीक ना, इन सब के का कृषि में ऐसे लिख लीजिए कि पशुओं की निगरानी हेतु चिप इन सब का प्रयोग, ठीक ना। ये क्या है, ई प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष उपकरण हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं या हो सकते हैं, ठीक ना। अब जरा देखिए, खेतों में सेंसर लगने को, इसको के लिए एक और टर्म आता है, इसको कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग, फार्मिंग प्रिसीजन फार्मिंग का क्या मतलब है? प्रिसीजन फार्मिंग, इसको इंग्लिश में लिखिएगा क्योंकि टेक्निकल टर्म है, मतलब ऐसे लिख लीजिएगा, प्रिसीजन फार्मिंग या कृषि, प्रिसीजन कृषि। क्या है प्रिसीजन फार्मिंग? कि इसी कारण जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब होता है प्रिसाइज, जितना आवश्यक है बिल्कुल उतना ही देना, दैट इज नोन एज प्रिसीजन फार्मिंग। जितनी आवश्यकता केवल उतना ही, जीरो वेस्टेज, जितनी आवश्यकता उतना ही प्रयोग। तो आपसे जो है ना वो पीटी में या मेंस में जो है ये भी पूछा जा सकता है प्रिसीजन फार्मिंग क्या है। जरा बात को समझिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं मान के चलिए लखनऊ में हूं, लेकिन मेरी खेत जो है, मेरी जमीन जो है वो मान के चलिए सीतापुर में है, ठीक ना। वहां पर मैंने एग्रीकल्चर कर रखा है और मैंने क्या कर रखा है, अपने खेत में अलग अलग सेंसर्स लगा रखे हैं जो क्या करते हैं, मेरे खेत में जो नमी की क्या मात्रा हो या फिर क्या जो है उसमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हो, इन सबको मॉनिटर करें। क्या है वो ऑटोमेटेड है, जैसे ही नमी की मात्रा एक पर्टिकुलर लेवल से कम हुई उसने ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार्ट कर दिया और जितनी पानी की आवश्यकता थी बिल्कुल उतनी ही गई, जीरो वेस्टेज, मतलब कोई एक्स्ट्रा पानी का यूज नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रिसीजन फार्मिंग, इसी को कहा जा रहा है प्रिसीजन फार्मिंग। जितनी पानी की आवश्यकता थी बिल्कुल उतनी ही चली और फिर अपने आप सेंसर ने जैसे ही पानी का लेवल ज्यादा हुआ वैसे ही उस सेंसर ने जो है वो ऑर्डर दिया और मोटर बंद हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक ना। यदि मान के चलिए मैंने जो है वो आलू लगा रखा है और मान के चलिए मेरी आलू की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, तो क्या किया, वो सेंसर ने डिटेक्ट किया, उसने तुरंत जो है वो ऑर्डर किया या फिर मान के चलिए उसने जो है वो बाकी उपकरणों को ऑर्डर किया, पानी में थोड़ा सा यूरिया मिक्स होकर अपने आप पहुंच गया खेत में। जितना आवश्यक है बिल्कुल उतना ही उर्वरक मिल रहा है, जितना पानी की आवश्यकता है बिल्कुल उतना ही मिल रहा है। अगर कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है तो बिना मतलब का कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो रहा है। अगर कोई कीड़ा आ रहा है तो सेंसर्स के माध्यम से उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा? और उस कीड़े के लिए कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए ये भी वो खुद डिसाइड कर ले रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रिसीजन फार्मिंग, फ्यूचरिस्टिक। अभी इंडिया में इतने व्यापक पैमाने पर प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं ना। किसान ड्रोन, अभी बताया ना, पिछले साल के ही बजट में इसके प्रोविजन की बात की जा रही है, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो है ना एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो है आप देख रहे हैं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर में एक रुझान देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े आईआईटी ग्रेजुएट्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे अपने आप को एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो एग्रीकल्चर में जो है प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो बहुत मतलब सीमित लेवल पर भी, लेकिन भारत में आज भी मौजूद है, ठीक ना। वो लोग पूरा जो है वो अपना क्लस्टर बना के, ग्रीन हाउस चेंबर बना के जो है वो डेडिकेटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक ना। तो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक ना। अरे आपको पता होगा, एक बात बताइए, आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको सुझाव देने होंगे ना, तो आप लिखिए ना, ये पॉइंट्स लिखिए ना। हाँ, या फिर मान के चलिए आपसे पूछा जा सकता है ना कि क्या क्या संभावनाएं हैं इसके संदर्भ में। तो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यहां तक बात समझ में आया? ये देखिए दिखाता हूं आप लोगों को। ऐसे आपको खूब सारे सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगे। एग्रीप्रेन्योर्स,
देख रहा, एग्रीप्रेन्योर्स इन इंडिया, ये सारे जो है जो एग्रीकल्चर पर ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, रुकिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, सन ड्रोन की तो बात चली रही है, वो तो पिछले बजट में ही बात थी। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इंडिया का कुछ, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा ना, यूट्यूब पर खूब सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिसमें जो है वो इंडिया की सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये देख रहे हैं ना, सुंदरबंस एरिया क्या क्या कर रहे हैं, इस तरह के मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, कि एंटरप्रेन्योर वगैरह थे, उन लोगों ने जो है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर किया, वो ग्रीन हाउस चैम्बर वगैरह में, और ठीक ठाक कमा रहे हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी कैन रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र को जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, या इसमें जो है वो व्यापक समृद्धि कर सकता है। ठीक ना, यही कारण है ना, मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में ही आपको बोला था कि एक तरफ कृषि जो है वो आदिम मानी जाती है, पारंपरिक मानी जाती है, दूसरी तरफ तकनीक जो है वो आधुनिक मानी जाती है। यानी कि ये दोनों पृथ्वी के दो अलग अलग ध्रुव हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। जब दोनों को हम साथ लेकर आएंगे तो कुछ बहुत खास हो, ठीक ना। तो वही इस दिशा में काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो था डायरेक्ट प्रयोग। अब हम आते हैं आगे, हम आते हैं इनडायरेक्ट प्रयोग की तरफ, कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, अप्रत्यक्ष उपकरण के रूप में। अप्रत्यक्ष उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? अप्रत्यक्ष उपकरण के रूप में सूचना, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ई प्रौद्योगिकी, इसका प्रयोग किया जा सकता है सूचना प्राप्ति में, सूचना प्राप्ति में। और इस सूचना के माध्यम से बेहतर निर्णय लिया जा सकता है, बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक ना, जरा बात को समझिएगा। सूचना प्राप्ति में ई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है और इससे बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब है कि मुझे फसल की बुआई के मौसम से पहले ही पता चल जाए क्या कि धान की फसल ना लगाओ, इस बार जो है वो बारिश कम होने वाली है, तो धान की जगह कोई और फसल लगा लो, फायदा ज्यादा होगा। डोंट यू थिंक इट विल हेल्प मी इन टेकिंग बेटर डिसीजन? आपको नहीं लग रहा है कि इसके माध्यम से मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा? मैं क्या करने जा रहा था? मैं करने जा रहा था 3-4 दिन में अपने खेत में जो है वो पानी लगाने जा रहा था, या फिर जो है मैं सिंचाई करने जा रहा था, लेकिन तब तक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल गया कि अगले 2 दिन में बारिश होने की संभावना है। मैं बेहतर निर्णय ले पाऊंगा कि नहीं? हाँ, तो ये है कैसे इनडायरेक्ट उपकरण के रूप में। यहाँ पर टेक्नोलॉजी डायरेक्ट नहीं है, उसने मुझे सूचना दे दिया और उस सूचना के आधार पर मैं बेहतर निर्णय ले पा रहा हूं, जिससे मेरी कृषि में जो है वो फायदा मुझे मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ये कैसे अप्रत्यक्ष उपकरण के रूप में। केवल किसानों को ही बेहतर निर्णय में नहीं ये मदद करता है। देखिए, बेहतर निर्णय एक तो किसान को मदद कर रहा है, दूसरा इन ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से क्या है, सरकारों को भी या फिर प्रशासन को भी यदि करना चाहे तो, ठीक ना, सरकारों को भी बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। जरा बात को समझिएगा, जरा बात को समझिएगा। ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, अभी बताऊंगा, जब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो बताऊंगा। ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए जिसके माध्यम से क्या हो सके कि अगर कृषकों को की फसलों में किसी भी तरह की बीमारी हो तो वो क्या कर सके, सिंपली मोबाइल में उसका फोटो खींच के क्या कर सके, किसी पोर्टल पर अपलोड कर सके और वो ये जानकारी साझा करें क्या कि मेरी फसल में ये बीमारी हो गई है, उनको सुझाव भी दे दिया जाए, क्या उपाय किया जा सकता है वो उपाय भी दे दिया जाए, ठीक ना, ये उपाय दे दिया जाए। तो एक बात बताइए, पहली बात तो इस सूचना के माध्यम से उस किसान की मदद तो हुई, किसान की मदद तो हुई ही। दूसरी तरफ यदि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से बार बार ऐसे फोटो आ रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के पास भी तो इंफॉर्मेशन आ गया कि इस क्षेत्र में कृषि के संदर्भ में ये बीमारी फैल रही है?
बात समझ में आ रहा है? सरकार के पास भी सूचना संग्रहित हो रहा है। अब सरकार इस सूचना के माध्यम से अपने देश के विविध वैज्ञानिक या फिर जो है वो कृषि से संबंधित जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनको नहीं बोल सकती है क्या कि इसके लिए दवाई बनाओ। बात समझ में आ रहा? सरकार को भी पता चल जाएगा कि किसानों को क्या समस्याएं हो रही है। इंफॉर्मेशन के माध्यम से, इन सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र के माध्यम से सरकारों को भी मदद मिलती है कि किसानों को वास्तव में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एवं इसी इंफॉर्मेशन का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? इसी इंफॉर्मेशन का प्रयोग बेहतर निर्णय के लिए किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा? यदि किसानों सरकार को ये इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए कि एक पर्टिकुलर रीजन के जो किसान है ना, इनको संस्थागत ऋण की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रशासन को लगाया जा सकता है उस क्षेत्र में, कि या फिर बैंकिंग तंत्र को जो है उस क्षेत्र में ज्यादा एक्टिवेट किया जा सकता है, एक्टिव किया जा सकता है, ठीक ना? तो किसानों को तो बेहतर निर्णय में मदद मिलता ही है, सरकारों को बेहतर नीति निर्माण में भी मदद मिलती है इससे। बात समझ में आया? ये मदद जो है वो एक ही स्तर पर नहीं, ये मदद जो है वो तीनों स्तर पर मिलती है, नीति निर्माण के तीनों स्तर पर मिलती है। नीति से संबंधित या पॉलिसी से संबंधित तीनों स्तर पर मिलती है। नीति से संबंधित तीन स्तर कौन से होते हैं? पहला होता है निर्माण का स्तर, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ही यदि सरकार को यह इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसी पॉलिसी की आवश्यकता है, किसानों की वास्तविक समस्या ये है, हवाई पॉलिसी ना बनाओ, वास्तव में किसान को इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये समस्या, और यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ जो है वो कीटों की समस्या है, यहाँ जो है वो ऋण की समस्या है, यहाँ जो है वो बाजार की समस्या है, यहाँ जो है वो भंडारण की समस्या है। तो अगर सरकार के पास अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग डेटा पहुंच जाए, तो आपको नहीं लगता है क्या कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो एक्चुअल समस्या है उसको टैकल करने के लिए नीति निर्माण किया जा सकेगा? सरकार को पहली मदद। दूसरी, केवल नीति निर्माण में ही नहीं, नीति के क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगा, क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन डेटा के माध्यम से सरकार को यह पता चल जाएगा कि हमने योजना तो चला रखी है केसीसी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जो है वो लोगों को या किसानों को जो है वो संस्थागत ऋण नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है वो बैंक्स हैं या जो बाकी जो संस्थान है वो क्या कर रहे हैं, कुछ कमी कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसी कारण से तो किसी पर लोन नहीं मिल रहा है। तो बेहतर क्रियान्वयन भी हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सरकार ने योजना चला दी, लेकिन क्या उसका क्रियान्वयन हो पा रहा है, ये भी तो देखना है ना। तो इंफॉर्मेशन के माध्यम से, यदि किसानों के माध्यम से इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचे या यदि किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस में पहुंचे, तो सरकार उस डेटाबेस के बेसिस पर ये देख सकती है कि क्या जो योजनाएं भारत में चल रही है या जो नीतियां बनाई गई हैं उनका वास्तविक रूप में या उनका ठीक से क्रियान्वयन हो भी पा रहा है या नहीं। तो ये क्रियान्वयन में भी मदद करेगा। क्रियान्वयन ही नहीं, ये नीतियों के आकलन या नीतियों के मूल्यांकन में भी मदद करेगा। मूल्यांकन में भी मदद करेगा। तीसरा स्टेज नीति का मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन, कि जो योजना बना तो दी थी, योजना वो नीति लागू तो कर दी थी, लेकिन वो नीति कहां तक सफल रही, उसमें क्या कमियां आ गई। ऐसा भी तो होता है, जरूरी थोड़ी है क्या कि मैंने जो बना दिया वो अक्षर से एकदम ग्राउंड पर वैसे ही के वैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो इन सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्रों के माध्यम से सरकार के पास ये भी इंफॉर्मेशन आता है क्या कि इनमें क्या कमियां थी, जिसके आधार पर और ज्यादा बेहतर नीति बनाया जा सकता है, या जो पहले से नीति चली आ रही है उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो तीनों स्टेजेस पर जो है वो इससे हेल्प मिलता है, ठीक ना। तो यहां तक क्या हमने देखा, टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में क्या मदद मिलती है। अब जरा हम देखने की कोशिश करते हैं व्हाट आर वेरियस प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि इससे संबंधित क्या लाभ और क्या चिंताएं हैं। लाभ एवं चिंताएं, फायदे एवं चिंताएं इससे संबंधित क्या क्या है। चुनौतियां लिख लीजिए, चिंता क्या, चुनौतियां क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके लाभ देखते हैं।
सबसे पहला तो इसका लाभ हो सकता है कि इसके माध्यम से एग्रीकल्चर में ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ब्रेक थ्रू का क्या मतलब होता है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई आमूलचूल परिवर्तन जैसा आपको कुछ मिल जाना, ठीक ना, जिसके माध्यम से पूरा ही जो है हमारी जो पारंपरिक मान्यता है या विचारधारा है वो पूरी तरह से बदल कर रह जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू, यानी कि व्यापक परिवर्तन या व्यापक सुधार की संभावना। व्यापक सुधार की संभावना, इसको जरा एग्जांपल के साथ समझिएगा। व्यापक सुधार की संभावना, आप लोगों में से जो लोग एग्रीकल्चर से मतलब जिन लोगों के परिवार में कहीं खेती होती है ना, एक बार क्या कीजिएगा, कभी मौका मिले ना तो चाचा जी के साथ बैठिएगा, चाचा हो गए या ताऊ हो गए, इन सब के साथ बैठिएगा और उनको बैठकर जो है ना बगल से बताइएगा क्या कि ऐसा है, हम लोग जो खेती कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग खेती कर रहे हैं मिट्टी पर, ठीक ना। हम क्या करते हैं ना कि यदि मिट्टी पर खेती ना करके यदि हम सीधे पानी में खेती करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, ठीक ना। जब आप ये बोलने जाइएगा ना तो आप अपने रिस्क पर जाइएगा, हो सकता है अगर उनके पास चप्पल वप्पल हो तो वो तुरंत आपके ऊपर आ सकता है, तो वो आपकी अपनी चिंता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, आपको भी ऊट पटांग लगा ना कि यार मिट्टी पर खेती नहीं करके पानी पर खेती कैसे करें। लेकिन जरा आप सोच के देखिए, आपने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा कि पौधों को दो चीजों की आवश्यकता होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के माध्यम से क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लांट के अंदर, फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है? मिनरल्स या बाकी फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मिट्टी तो महज एक माध्यम है ना, जिसके माध्यम से उसके शरीर में या पौधे के शरीर में जो है वो जल या न्यूट्रिशन पहुंचा दिया जा रहा है। तो क्या माध्यम को हम बदल नहीं सकते हैं? लेकिन अभी आपको कितना उटपटांग लगा कि बिना मिट्टी की खेती कैसे हो सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में, विदेशों में बहुत जगह पर मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं है, बिना मिट्टी की खेती हो रही है। इसी को क्या कहते हैं? एक्वापोनिक्स। लिख रहा, दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्वापोनिक्स। देख रहा, कोई मिट्टी नहीं है, सीधे फसल जो है उसकी जड़ सीधे पानी में है और इस पानी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए गए हैं जो उस फसल को आवश्यक है। बात समझ में आ रहा? अब जरा सोच के देखिए, इस तरह के ब्रेक थ्रू कब आएंगे? जब एग्रीकल्चर पर रिसर्च होगा, जब एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग होने लग जाएगा, तब जाके ना इस तरह के ब्रेक थ्रू आएंगे। अब जरा सोच के देखिए, कितना आपको उटपटांग लगा, बिना मिट्टी की खेती कैसे हो सकती है? वास्तविकता है, हो रही है। इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है ब्रेक थ्रू। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं एग्रीकल्चर में क्या कि भारत में क्षेत्र बढ़ा पाना टफ हो रहा है। आप एग्रीकल्चर के अंडर एरिया, लैंड को कितना ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करेंगे? संभव नहीं है, ठीक ना। भारत का क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमें ऐसे ब्रेक थ्रूज की आवश्यकता है, ऐसे आमूलचूल परिवर्तन जो एकदम जो है वो क्या बोलते हैं सारे सिस्टम में ही परिवर्तन कर दें। अब जरा सोच के देखिए, इसके माध्यम से जो है वो क्या छतों पर भी खेती की जा सकती है, जहां चाहे आप खेती कर सकते हैं। वाटर का बस कंटेनर ही तो चाहिए। बात समझ में आ रहा? आप जहां चाहे वहां खेती कर सकते हैं। अब इसके लिए आवश्यक नहीं हो गया है क्या कि मेरे को एग्रीकल्चर लैंड ही चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये था वो आमूलचूल परिवर्तन या ब्रेक थ्रू जिसकी मैं बात कर रहा था। बात समझ में आ रहा? बिल्कुल सरप्राइज नहीं होइएगा। जैसे अभी ये वाटर में ना, ऐसा हो सकता है कि आज के 10 साल बाद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि पानी की भी क्यों आवश्यकता है, हम एयर में वो कंटेंट डाल दें। जिस चेंबर में या जहां पर जो है वो फसल है, वहां पर मैं क्या करूं, मैं एयर में ऐसा मॉइस्ट कंटेंट डाल दूं मॉइस्चर के रूप में, जिसके माध्यम से उस फसल को जो है वो पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। बात समझ में आ रही? मैं कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं बस एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ठीक ना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे ब्रेक थ्रूज के लिए तो आवश्यक है ना कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। ऐसे के लिए तो पता होना चाहिए ना क्या कि इस फसल को किस न्यूट्रिएंट की किस मात्रा में आवश्यकता है, किस टेम्परेचर पर ये नाइट्रोजन का अवशोषण ज्यादा करता है, पोटास का अवशोषण कम करता है, फॉस्फोरस का अवशोषण कम करता है। ये तो मुझे पूरा प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा ना, रीडिंग मेरे पास होनी चाहिए ना, तभी तो मैं ऐसे सिस्टम को लागू कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट?
बात समझ में आ रहा? तो इसका पहला फायदा है कि एग्रीकल्चर में ब्रेक थ्रू मिलता है, ठीक ना? सुन ही रहे होंगे आप लोग, इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे, हाँ, रिचेस्ट पर्सन, ट्विटर का एक्विजिशन, उसके बाद तो नाम तो सब जानते ही होंगे, आपने सुना होगा। खूब सारे लोग हैं जो इस बारे में बोल चुके हैं। इससे पहले जो है वो एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग, सुना है ना? सबने बोल रखा है क्या कि यदि ह्यूमन सिविलाइजेशन को, यदि मानव सभ्यता को सरवाइव करना है तो मानवों को इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनना पड़ेगा, यानी कि मनुष्यों को जो है वो एक से अधिक ग्रहों पर निवास करने वाला जीव बनना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखिए, यदि ऐसे एग्रीकल्चर में हमारे पास ब्रेक थ्रू नहीं रहेंगे तो यदि मान के चलिए भविष्य में हम प्लान कर रहे हैं जो चीन, मतलब क्या बोलते हैं, चांद पर जो कॉलोनी स्टैब्लिश करने की या मार्स पर कॉलोनी स्टैब्लिश करने की, वहां कैसे एग्रीकल्चर कर पाएंगे? बात समझ में आ रहा? ठीक ना? तो ऐसे ब्रेक थ्रूज की संभावना है टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से ही। यदि आप पारंपरिक रूप से खेती करते रहेंगे तो ऐसे ब्रेक थ्रू नहीं मिलने वाले। गेटिंग माय पॉइंट? कहां से कहां बात लिंक हो रही है, जरा बात को समझिए। टॉपिक ही यही है, आपके सिलेबस में सिंपली सीधे मेंशन्ड है, टेक्नोलॉजी इन यूज ऑफ, इन एड ऑफ फार्मर्स, तो मैं वही बता रहा हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक ना? तो इससे क्या है, कृषि में जो है वो व्यापक सुधार की संभावना है, एकदम आमूलचूल परिवर्तन। ठीक, दूसरा इसका लाभ क्या है? दूसरा इसका लाभ, इट विल इंश्योर एग्रीकल्चर फॉर एवरीवन। इसके कारण क्या होगा, सबके लिए कृषि की संकल्पना जो है वो चरितार्थ हो पाएगी। सबके लिए कृषि, सबके लिए कृषि की संकल्पना चरितार्थ हो पाएगी। सबके लिए कृषि का क्या मतलब है, जरा बात को समझिएगा। भारत में या किसी भी देश में, भारत की ही बात करते हैं, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान के चलिए इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका दूर दूर तक कृषि से कोई लेना देना नहीं है, उनको एग्रीकल्चर का ए भी नहीं आता है, ठीक ना? उनको कृषि का क भी नहीं पता है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ठीक ना? अब जरा सोच के देखिए और मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोविड-19 से पहले जो है ना वो कुकिंग बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन लॉकडाउन में क्या किया, आप लोगों ने यूट्यूब से देख देख कर बहुत कुछ खाना बनाना सीख लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अब जरा ये देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि वो लोग जिनको एग्रीकल्चर का ए भी नहीं आता था, उन सबके पास घर जो होता है, घर के आसपास जो है वो छोटा सा बगीचा टाइप का कुछ ना कुछ तो पड़ती जमीन छोटी सी पड़ी रहती है ना, छोटी सी जमीन जिसमें क्या है, अभी कूड़ा पड़ा रहता है, या मान के चलिए घास केवल लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं है, हैफजर्ड वे में है, या मान के चलिए बैकयार्ड में छोटा सा जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे परिवार हैं भारत में, ठीक ना? अब जरा मुझे ये बताइए कि वो लोग जो है उस जमीन का कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको कृषि का कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से उनको भी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बेसिक चीजें तो सिखाई जा सकती है। यूट्यूब के माध्यम से देख के जब आप खाना बनाना सीख सकते हैं तो उसे यूट्यूब को देख के, या फिर मान के चलिए उस टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से ऐसे लोगों को भी तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ तो सिखाया ही जा सकता है। बात समझ में आया? अब ये दूसरी बात है, अगर उसकी इच्छा ही ना हो तब तो फिर दूसरी ही बात है, जबरदस्ती किसी को थोड़ी पानी पिलाया जा सकता है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से क्या हुआ है कि यदि उसके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा हो, थोड़ी सी भी इच्छा हो, वो पहले कुछ नहीं जानता था, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास ना जानकारी का कोई स्रोत था, ना कुछ एक्सपीरियंस था। नाउ ही कैन आल्सो लर्न अबाउट एग्रीकल्चर, अब वो भी कृषि के बारे में कुछ सीख सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्या कि उस छोटे से क्षेत्र पर जो है वो आप बहुत सारा उत्पादन कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, जो ठेले वाले के पास जो खरीदने जाते हैं सब्जी, तो जो धनिया और मिर्ची के लिए जो है उससे जो है वो बहस कर रहे होते हैं कि भैया इतना खरीदे हैं तो कम से कम इतना तो फ्री में दीजिए ही थोड़ा सा, और कम से कम वो तो अपने घर के पीछे उगा लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? छोटी छोटी जरूरत की चीजें, कुछ साग सब्जियां, वो तो कम से कम आपके घर के पीछे उगाई जा सकती है। तो जरा सोच के देखिए, थोड़ा थोड़ा ही यदि करोड़ों परिवार उगाएंगे तो जरा सोच के देखिए प्रोडक्शन कहां से कहां पहुंच जाएगा।
बात समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा। तो घर के पास छोटी सी जमीन है, उसमें मान के चलिए क्या है, 4-5 जो है वो मिर्ची के पौधे उगा दिए, 2-3 टमाटर के पौधे लगा दिए। वो जो टमाटर की कीमतें जो आकाश छूने लग जाती है, वो समस्या का तो समाधान हो जाएगा ना। अपने घर में अपने हाथ से उगाया हुआ, पता नहीं बाहर वाले में तो कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ था, तुम अपने सामने में उगा रहे हो, उसको प्रयोग कर रहे हो, स्वास्थ्य में भी फायदा होगा और एग्रीकल्चर में भी संवर्धन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारे देशों में जो है वो इस तरह की चीजें की जा रही है कि आपके पास जो भी छोटा छोटा परती जमीन है ना, जिसमें क्या कर रहे हैं अभी आप केवल डिजाइन या फिर घास उगा के छोड़ दे रहे हैं या फिर पड़ा हुआ है, मैनेज भी नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से क्या इंश्योर होगा? सबके लिए कृषि, यानी कि अब सभी कर सकते हैं। अब करना नहीं चाहे तो वो दूसरी बात है, लेकिन इसने क्या किया है, इस संकल्पना को चरितार्थ किया है। ये पॉइंट समझ में आया? एग्रीकल्चर फॉर ऑल। आगे बढ़े, अगला ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से क्या लाभ है ये हम देख रहे हैं। इट क्रिएट्स अ फार्म कम्युनिटी, ये क्या कर रहा है? किसानों के समुदाय का निर्माण कर रहा है। क्या है किसानों का समुदाय? जरा बात को समझिएगा। किसान का समुदाय बात को समझिएगा। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए हैं, अब क्या करते हैं, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आप खोज खोज कर ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जहां पर बाकी भी यूपीएससी से रिलेटेड या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एस्पिरेंट्स होते हैं। उद्देश्य क्या होता है आपका? उद्देश्य होता है क्या कि किसी के पास कुछ बेहतर नोट्स होगा तो वो शेयर कर देगा, किसी के पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वो शेयर कर देगा, मेरे पास कुछ होगा, किसी के मन में कोई समस्या होगी तो वो बताएगा तो उसका समाधान मिल जाएगा। तो यानी कि आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें क्या हो सके, सबके हित बराबर हो, सबके हित एक जैसे हो। बात समझ में आया? सिमिलरली ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से या ई प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे किसानों के भी समुदायों का निर्माण हो रहा है वर्चुअल, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हो सकते हैं या ट्विटर अकाउंट्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से क्या है कि किसानों का एक समुदाय डेवलप हो जाए, किसान जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। बिहार का किसान जो है वो पंजाब के किसान से जुड़ा हुआ है, पंजाब का किसान जो है वो केरल के किसान से जुड़ा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो इन समस्याओं के बारे में आपस में साझा विचार कर रहे हैं, ठीक ना। मुझे पता है थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, मुझे पता है, लिखेंगे ना, चिंताएं भी तो लिख रखा है ना, चुनौतियां, तो चुनौतियों में चर्चा करेंगे ना क्या की क्या चुनौतियां हैं, मुझे पता है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, यदि ये संकल्पना चरितार्थ होती है इससे किसानों को फायदा होगा कि नहीं? हाँ, उनकी एक आवाज हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा समुदाय एक साथ है, ठीक ना। बिहार के किसानों की कोई यदि कोई समस्या होती है तो वो आराम से जो है वो इसके बारे में चर्चा कर सकता है, कोई दूसरे क्षेत्र का किसान जिसने उस समस्या को फेस किया होगा वो उसका रिप्लाई कर सकता है कि क्या करो। तो इससे एक बेटर कम्युनिटी, एक बेहतर समुदाय का निर्माण होगा जिसमें क्या करेंगे, सब आपस में जो है वो बेहतर सूचनाओं का, बेहतर इंफॉर्मेशन का साझा कर सकते हैं। ये साथ मिलकर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम कर सकते हैं, दबाव समूह के रूप में भी काम कर सकते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह होते हैं जो सरकारों के ऊपर दबाव डाल सकते हैं अपने हित में नीतियां बनाने के लिए। अभी बात होता है ना कि किसानों की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है या किसानों के हितों में सरकार जो है वो कोई कदम नहीं उठा रही है, तो ऐसे में जब ये समुदाय बनेंगे ना तो फिर क्या है, अब एक अकेला नहीं है किसान, पूरे भारत के किसान जो है वो एकजुट हो रहे हैं, तो इनकी बार्गेनिंग पावर, इनकी मोल भाव की क्षमता जो है वो ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, ठीक ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था ना, आरसीईपी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना तो आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी भारत साइन करने जा रहा था, लेकिन मुद्दा उसमें यही था कि इसके कारण क्या होगा कि दुग्ध वगैरह का जो है वो भारत में आयात बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है, हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों का जो है वो नुकसान होगा। तो सबने मिलकर दबाव बनाया और मोदी जी ने जो है वो अपने आप को आरसीईपी से बाहर कर लिया। मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा ब्लंडर, मतलब कुछ के हिसाब से माना जाता है क्या कि शायद भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि 16 देशों का समूह था जिसमें हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले थे,
लेकिन भारत ने अपने आप को उससे बाहर कर लिया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का यह कहना था कि इसके कारण हमारे किसानों का हित प्रभावित होगा। तो देखेंगे वो आलोचना अलग तरफ देखेंगे, वहां पर समीक्षा करेंगे। लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है, किसानों का ऐसे ग्रुप्स का निर्माण हो सकता है। ठीक है। एक और यदि लाभ देखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं लाभ के रूप में कि किसान एवं सरकार दोनों को बेहतर निर्णय में मदद। निर्णय में मदद मिलेगी इससे। ये पॉइंट समझ में आया? किसान एवं सरकार दोनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो ये थे कुछ लाभ जो किससे संबंधित थे, कृषि में ई तकनीकों के प्रयोग के से संबंधित। अब जरा हम देखते हैं कि आखिर इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। व्हाट आर वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। चुनौतियां क्या क्या है इसके संदर्भ में? सबसे पहली तो चुनौती इस संदर्भ में क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा पूंजी आधारित है। पर भारतीय किसान में वैसे ही गरीबी व्याप्त है, पूंजी आधारित। तो क्या हो जाएगा, केवल बड़े किसान या कुछ जो जागरूक किसान है, ठीक ना, बड़े किसान वही केवल इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे किसान जो हैं वो इसके प्रयोग में अभी सक्षम तो नहीं है, ठीक ना, अभी सक्षम तो नहीं है। इतना पैसा कहां से लगा पाएंगे, वो जो सेंसर लगाने के लिए पैसा चाहिए कहां से आएगा? बात समझ में आ रहा हो? तो 6,000 रुपया मिल रहा है, उसको 2,000 से मान के चलिए वो बीज खरीद रहे हैं, अब सेंसर लगाने के लिए पैसा कहां से आएगा? ठीक ना। तो पूंजी आधारित है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, इनमें पूंजी लगती है। केवल बड़े किसान जो है वो कुछ इसका फायदा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़े किसान फायदा ले सकते हैं जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें कृषि के संदर्भ में आर्थिक असमानता और ज्यादा व्याप्त होगी, आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि जो इनका प्रयोग कर पाएंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे वो वहीं रह जाएंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, देखिए अभी ऐसे है, मान के चलिए जो बड़े किसान है वो यहाँ है, छोटे किसान यहाँ है। अब बड़े किसान जो पूंजी लगा पाएंगे वो और ऊपर पहुंच जाएंगे, ये यही रह जाएगा। तो ये असमानता बढ़ गई ना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक असमानता। किसी भी समाज में मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज कि असमानता अगर बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जाती है ना, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो निचला वर्ग होता है इनमें सापेक्ष वंचन का भाव उत्पन्न होता है, रिलेटिव डिप्रीवेशन व्हिच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। इसके कारण क्या होता है, समाज में तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए असमानता बहुत ज्यादा बढ़ना किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक ना। इससे समाज के पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट इंपोज होने लग जाता है। तो पहली तो समस्या है ये पूंजी आधारित बहुत ज्यादा है। दूसरी समस्या है जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता, पता ही नहीं, जागरूकता स्कीम्स के बारे में ही नहीं पता है, जागरूकता की कमी। आप लोगों में से भी बहुतों को नहीं पता होगा क्या कि आपको जो है वो टीवी पर जो है अगर आप चैनल्स को बढ़ाइए ना, तो कुछ ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो 24 घंटे जो है वो कृषि से संबंधित मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं, जहां बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक आते हैं, रिसर्च वाले आते हैं और वो बताते रहते हैं क्या कि कृषि में जो है वो ये समस्या आ रही है, इस बीमारी के लिए जो है वो ये दवाइयां प्रयोग की जा सकती हैं, इसके संदर्भ में जानकारी देते रहते हैं। पता ही नहीं है, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं, YouTube पर जो है वो आप सिंपली सर्च कीजिए तो आपको जो है वो उनसे संबंधित मुद्दे मिल जाएंगे, क्या है समस्या, क्या है समाधान। इससे संबंधित जो है बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस संदर्भ में सुझाव देती हैं। जागरूकता ही नहीं है। किसान, मतलब मैं सारे किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आए अपना दोपहर तक जो है वो खेत में करके आए, उसके बाद 3.5 kg जो है वो चावल अंदर गया, फिर उसके बाद खाट पर लेट के आराम से देख रहे हैं जब लगा वेली तू लिपस्टिक, गाना सुन रहे हैं, ठीक ना। तो एंजॉय कर रहे हैं। तो जागरूकता की कमी एक जो है वो बड़ी समस्या है, जो अपने आप में एक चुनौती है। ऐसा थोड़ी है सारी टेक्नोलॉजी, ऐसा थोड़ी। एक बात बताइए, वो सिंपल नॉलेज जो आपको जो है वो वेदर रिपोर्ट या फिर जो है वो अलग अलग चैनल के माध्यम से, ये तो एक्सेसिबल है ना, ये तो उसी फोन पर आपको दिख सकता है। लेकिन फिर भी नहीं, जागरूकता की कमी के कारण इनका आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आया?
तो दूसरी समस्या तो ये है अपने आप में। तीसरी समस्या यदि हम देखें या जागरूकता से ही संदर्भ में यदि देखें तो तीसरी समस्या के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं, तीसरी समस्या के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि ऐसे ऐसे उपकरण कहीं से जुगाड़ करके मंगवा भी लिया, जुगाड़ करके मंगवा भी लिया, तो समस्या क्या है? समस्या है इनके रख रखाव, मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की, रख रखाव, या फिर मान के चलिए यदि टूट फूट हो जाती है तो क्या लिखूं? टूट फूट हो जाने के बाद उसको ठीक करने की, ठीक करवाने की। किसी को आता ही नहीं है, मैंने पहली बार देखा है। मान के चलिए कहीं से मैंने जुगाड़ किया, मैंने एग्रोबॉट एक तो खरीद लिया, ठीक ना? एग्रोबॉट क्या है? चलिए पैसा ऐसा लगा के एग्रोबॉट क्या है? बस वो घूम रहा है खेत में जो है, ताकि मान के चलिए कोई जानवर वानवर आ गया तो वो भाग जाए एंड ऑल दैट। या फिर मान के चलिए मैंने एक ड्रोन खरीद लिया, किसान ड्रोन खरीद लिया, वो क्या कर रहा हूँ मैं? उसको घुमा दे रहा हूँ दिन में 2-4 बार, तो इससे मुझे ये पता चल जा रहा है कि मेरे खेत में जो है वो सब कुछ ठीक है, कोई जानवर नहीं घुसा है। ड्रोन बहुत महंगा नहीं है आजकल, मतलब अफोर्ड किया जा सकता है। या मान के चलिए गवर्नमेंट वगैरह भी जो है वो सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं तो इसके माध्यम से। लेकिन 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 सबसे पहली बात 2-3 तरह की समस्या। पहली बात तो आपको पता है, भारत वो देश है जहां लोग इतने खाली हैं कि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी भीड़ लग जाती है। बात समझ में आया? तो पहली बात तो आप कृषि के लिए ऐसे कुछ भी उपकरण लेकर आएंगे तो पहले बात तो आसपास के लोग जो है वो पहले तो जुटेंगे देखने के लिए। फिर लोग ये देखेंगे क्या कि अच्छा उड़ रहा है, देखते हैं पत्थर मार के क्या रिएक्ट करता है, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जिसके कारण जो है वो खराब होने की संभावना वो तो दूसरी है। तीसरी समस्या कि अब एक बात बताइए, खेती से ही संबंधित काम है तो हो सकता है कि मिट्टी विट्टी कुछ चले जाने के कारण कुछ खराबी आ जाए। लेकिन अब एक बात बताइए, दूर दूर तक आसपास के इलाके में किसी को नहीं पता है कि उस ड्रोन को कैसे ठीक करना है। अब क्या है, हम खरीद के तो लाए थे खेती को ठीक करने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब हम उसको ठीक करवाने के चक्कर में भटक रहे हैं, या फिर क्या है वो गोदाम में पड़ा हुआ है। बात समझ में आया? तो ये है रख रखाव, ठीक करवाने, यानी कि मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए मुझे सही टर्म नहीं मिल रहा है हिंदी में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सही टर्म नहीं मिल रहा है मुझे, आप ऐसे ही लिख लीजिए मेंटेनेंस, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि सक्षम कारीगरों की कमी। उन मशीन वगैरह को ठीक कर सके, इस संदर्भ में हमें कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है कि ये अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में एक समस्या है। ये बात भी समझ में आई, ठीक ना? ये समस्या चुनौती भी समझ में आई। चौथी चुनौती की यदि हम बात करें तो चौथी चुनौती हमें क्या देखने को मिलती है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना की कमी। ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना की कमी। अब यहाँ पर जब मैं अवसंरचना की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए क्या हो गया, सड़क हो गया, या मान के चलिए बिजली हो गया, इन सब चीजों की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मैं व्यापक बात कर रहा हूं अवसंरचना की कमी। जरा सोच के देखिए क्या किया है, मैंने अपने खेत में खूब सारे सेंसर्स तो लगा दिए हैं। मैंने क्या किया है, अपने खेत में खूब सारे सेंसर्स तो लगा दिए हैं। ये सेंसर्स जो है वो सारी चीजों को डिटेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ लखनऊ में बैठे हुए अपने टैबलेट से, अपने फोन से जो है वो इनको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना? तभी मैंने क्या देखा अचानक से कि मेरे खेत में अचानक से आग लग गई है, कहीं साइड में जो है वो छोटा सा चिंगारी हुआ, छोटा सा आग लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं अपने फोन से क्या कि पानी का छिड़काव करो, पानी का छिड़काव करो, आग को बुझाओ। लेकिन क्या है, गांव में बिजली ही नहीं। बात समझ में आया? गांव में बिजली ही नहीं है, कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा फिर? बात समझ में आ रहा? तो अवसंरचना की कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसके कारण क्या है कि बहुत अच्छी तरह से ऑपरेबल नहीं हो पा रहे हैं, या बहुत अच्छे तरह से ऑपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक ना? ये अपने आप में एक समस्या है। एक बात बताइए, इन सारे सिस्टम को चलने के लिए, ये सारे इंफॉर्मेशन को पहुंचने के लिए, ये सारा इंटीग्रेशन क्रिएट होने के लिए क्या आवश्यक है कि स्पीड डेटा चाहिए।
ठीक ना। आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 5G तो बहुत दूर की बात है, 4G 3G ठीक से नहीं पकड़ता है। बात समझ में आ रहा? 4G ठीक से नहीं पकड़ता है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आज भी भारत में, ठीक ना। तो ये अपने आप में एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप में एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इन तकनीकों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो ये थे कुछ चुनौतियां जो किससे संबंधित थी, जो ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से संबंधित थी, ठीक ना। अब जरा देखते हैं इस दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कुछ कुछ कदम उठाए गए हैं, ई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो एक बार मेंशन कर लीजिए, सरकारी प्रयास। सरकार के प्रयास, क्या सरकार द्वारा जो है वो अलग अलग कदम उठाए गए हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। इस संदर्भ में कुछ लिख लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मार्कनेट, मार्कनेट एक एग मार्कनेट, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मंडियों में अलग अलग प्रोडक्ट की क्या कीमतें हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है डेली बेसिस पर, ठीक ना। डेली बेसिस पर क्या है कीमतें उसके बारे में पता चल जाता है। दिखाता हूं, ये देखिए एग मार्कनेट, ये देखिए agmarknet.gov.in। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत में 2002 से चल रहा है, ठीक। ये देखिए आज का डेट क्या है, 4 मई 2013। 4 मई 2013 को आप देख लीजिए प्राइस, कौन सी कमोडिटी का देखना चाह रहे हैं, अजवाइन देखना चाह रहे हैं, आलमंड देखना चाह रहे हैं, सारी कमोडिटी का पूरा लिस्ट होगा कि आपके आसपास की मंडियों में क्या कीमत है आज, इसके बारे में जो है वो आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। कौन सा राज्य है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन से मार्केट में आप देखना चाह रहे हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक, अपने आप में ये टेक्नोलॉजी का ही तो प्रयोग है, ई टेक्नोलॉजी का ही तो प्रयोग है। घर बैठे बैठे आपको सारी जानकारी मिल जा रही है, इसके बेसिस पर आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि नहीं। तो देखिए कहां गया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, लखनऊ। लखनऊ कौन सा मार्केट, ये देख रहे हैं बनथारा लखनऊ मार्केट। कौन से कमोडिटी के आपको प्राइस चाहिए, देख रहे हैं पूरा सब कुछ। एप्पल का देखते हैं, ठीक ना, डेट, ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम प्राइस ट्रेंड फॉर, इसका डेटा नॉट फाउंड। खैर वो तो सरकारी, लेकिन एग मार्कनेट आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से क्या है, कृषि के संदर्भ में या कृषि उत्पादों के संदर्भ में जो है वो अलग अलग सूचनाएं मिल सकती है। हो सकता है एप्पल यहाँ पर नहीं अभी बिक रहा हो, अब जिस क्षेत्र में एप्पल का प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है, आप वहां का यदि डेटा में सर्च करता तो आसानी से मिल जाता। ठीक, एक लिख सकते हैं तो प्लेटफॉर्म के रूप में सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है एग मार्कनेट आप लिख सकते हैं, ठीक ना। देख रहे हैं 2002 से चल रहा है, आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देख रहे हैं प्राइस डैशबोर्ड, सीतापुर नॉन ई, ये सारा कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा, इस दिशा में जो है वो दूसरा मदद क्या है, तो दूसरा मदद है वो है आत्मा। हाँ आत्मा, ठीक ना, आत्मा, आत्मा देख, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भूत समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी,
ठीक ना। ये एक संस्था है, इस संस्था का निर्माण ही किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक ना। तो ये एक संस्था है जिसका काम ही यही है, जिसका काम ही यही है, जिसका उद्देश्य ही ये है कि एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक ना। तो इसको भी आप आंसर में एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं क्या, कि इस दिशा में सरकार के कदम में क्या है, आत्मा। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स है वो जब समीक्षा, मतलब देख लीजिएगा क्वेश्चन का क्या नेचर है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए समीक्षा वाला पक्ष या आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो फिर आप बताइएगा क्या कि प्लेटफॉर्म है, जागरूकता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे प्लेटफॉर्म का। आप बताइए कि एजेंसी बना दिया है लेकिन ये एजेंसी ठीक से काम नहीं करती है, इसमें ये सारी समस्याएं हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि आपसे सिंपली पूछे क्या कि सरकार के क्या क्या कदम है, तो आप बस नाम लिख के निकल जाइएगा। ये भी पॉइंट समझ में आया आत्मा, ठीक। अगला देखें, यदि इसी दिशा में हम क्या सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बहुत सारे कृषि से संबंधित टीवी चैनल्स, रेडियो चैनल्स इत्यादि जो है वो है जिनके माध्यम से सूचनाओं की पहुंच जो है वो किसानों तक की जाती है, या फिर इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो उनको दिया जाता है। इसी दिशा में एक और, मतलब बहुत सारे हैं, 40-50 है, लेकिन उतना नहीं लिखना, हम 2-4-5 लिख लेंगे ताकि हमें आंसर में काम आ जाएगा। इसी में एक है आकाश गंगा। क्या है आकाश गंगा? आकाश गंगा एक गैलेक्सी का नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी है, वो भी सही है, लेकिन आकाशगंगा यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य क्या है, दुग्ध उत्पादक किसान, जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स है ना, उनको इंटीग्रेट करना कि आसपास के किस क्षेत्र में आवश्यकता है, कितना देना है, क्या प्राइस मिल रहा है, इन सब बारे में, यानी कि दुग्ध के संदर्भ में एक प्लेटफॉर्म है जो किसानों को, जो अरे होता है ना, जो दूध कलेक्शन सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनसे इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म है आकाशगंगा, इसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ई चौपाल, ई चौपाल ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है इसके संदर्भ में बात वगैरह करने की बात की जा रही है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है, ई चौपाल। इसी दिशा में यदि हम और आगे बढ़े तो आप लिख सकते हैं ई नैम को भी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पढ़ा रखा है, ई नैम, ये भी टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से जो है वो कृषि को संवर्धित करने की कोशिश की जा रही है, कृषि में बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो ये भी अपने आप में जो है वो टेक्नोलॉजी का ही एक प्रयोग है। यदि इसी दिशा में अगर हम और बात करें तो आप लिख सकते हैं डिजिटल मंडी, डिजिटल मंडी। ठीक है सर, पर एफपीओ नहीं काम कर सकते, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी वाली बात कर रहे हैं ना, एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ई चौपाल से आप लिंक कर सकते हैं एफपीओ को। चौपाल का मतलब ही है क्या कि सभी किसान जो है वो एकजुट आएंगे तो साथ में जो है वो चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बस टेक्नोलॉजी की, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या मदद की जा सकती है किसान की, या फिर किसानों की मदद के लिए टेक्नोलॉजी के प्रयोगों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, बस हम केवल वो देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये कुछ है ऐप, यदि आप और चाहें तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पर्याप्त है, ठीक ना। अगर एग्जाम में अगर कुछ नहीं याद आ रहा होगा तो मैं तो आपको सिंपली बोलूंगा क्या कि एग्रीकल्चर से संबंधित 2-4 टर्म अपने मन में सोच लीजिए बढ़िया बढ़िया, और उन सब के आगे ई लगा दीजिएगा, 2-4 कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। ई किसान ऐप, ठीक ना, ई एग्रीकल्चर ऐप, इस तरह से जो है ई मंडी, इस तरह से कुछ कुछ आप बना के भी लिख सकते हैं एक्चुअली एग्जाम में, अगर याद नहीं आ रहा हो तो, ठीक ना। तो ये था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा एग्रीकल्चर का कच्चा चिट्ठा। यहां तक बात समझ में आई? एग्रीकल्चर का पूरा कच्चा चिट्ठा हमने देखा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना वो अच्छे से देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थीम्स पर जो है वो क्वेश्चन पूछना यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज में एक आदत रही है, ठीक ना। तो कोई नहीं, हमने देख लिया अलग अलग सरकारी प्रयास, पिछले साल के बजट वाले भी प्रोविजन देख लिए। एक बार दिखा देता हूं आपको पिछले साल के बजट वाले
ताकि हम इस बार वाले बजट को जो है वो कल नए तरीके से स्टार्ट करें। पिछले साल के बजट वाले में दिखा देता हूँ जिन मुद्दों के बारे में हमने चर्चा की एग्रीकल्चर से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। ये नया वाला दिखा रहा है, मेरे को पुराना चाहिए। हाँ 2022-23 रखिए। इसमें हाइलाइट्स कहाँ है, बजट हाइलाइट्स की फीचर्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसी बार वाला खोल के देगा, नहीं पुराना है। चलिए ये देखिए, इसमें एग्रीकल्चर हम बस देखना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। ये देखिए ये वाला दिख रहा ना, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे इस बार भी एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। इस बार के बजट वाला तो कल बता दूंगा, ये इससे पिछले साल के बजट वाला है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहला क्या है उद्देश्य, प्रोमोटिंग ए केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विथ फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। हाँ 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में, गंगा के दोनों तरफ जो है वो 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में जो है वो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात पिछले साल के बजट में की गई है, ठीक ना। प्रोमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, क्या है वही फूड प्रोसेसिंग। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन का क्या मतलब हुआ, फूड प्रोसेसिंग, ठीक ना। कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स, मिलेट मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटे अनाजों के लिए खैर कल बताऊंगा ही, जब बजट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी छोड़िए। यही बताना श्री अन्न कहा जा रहा है, तो कल डिटेल में बात करेंगे जब कल इस बार की बजट को देख रहे होंगे तब। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ डिजिटल हाईटेक सर्विसेज दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सरकार भी इस ओर काम कर रही है कि टेक्नोलॉजी के प्रयोगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ठीक ना। डिजिटल हाईटेक टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देना है इन पीपीपी मोड। पीपीपी का भी बस इतना मतलब समझ लीजिए कि पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक ना। बताऊंगा इन्वेस्टमेंट मॉडल जब पढ़ा रहा हूँ ना तो डिटेल में बताऊंगा क्या क्या अलग अलग मॉडल होते हैं। यानी कि ये जो सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी ना, ये केवल सरकार नहीं प्रोवाइड करेगी, इसमें निजी क्षेत्र को भी साथ लाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक ना। आगे देखिए, यूज ऑफ किसान ड्रोन्स इन एड फॉर फार्मर्स, किसानों की मदद के लिए किसान ड्रोन दिख रहा है। सरकार का रुझान है उस ओर, बजट में बार बार चर्चा आ रही है। इट मींस व्हाट, दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। बात समझ में आया। मैं रैंडमली सुबह सुबह मैं वो कौवा उड़ और बकरी उड़ करके नहीं आता हूं क्या कि रैंडमली आपको आके बोल देता हूं क्या कि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी जो मैं बोलता हूं ना क्या कि ये इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे ये लॉजिक होता है, ठीक ना। अब समझ में आ रहा है, हर बार जब भी बताया ना कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो पीछे कारण बताता हूं मैं। अब दिख रहा है क्या कारण है। अगला क्या है, लॉन्चिंग ऑफ फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं इनको संवर्धन देने के लिए एक फंड बनाने की बात की जा रही है। अब ये बताइए, ये स्टार्टअप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ही तो डेवलप करेंगे, उपकरण ही तो डेवलप करेंगे। दिख रहा है, मतलब अभी तक हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड 5 पॉइंट पढ़े हैं, इस 5 में से 3 पॉइंट जो है वो किससे संबंधित है, 3 भी क्या, आप ये भी तो मान के चलिए वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी, यानी कि 5 में से 4 पॉइंट जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इट मींस व्हाट, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बात समझ में आ रहा। क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूं, पारंपरिक विधि से अब नहीं, खेत को थोड़ी बड़ा कर सकते हैं, खेत जो है वो छोटे ही होते जा रहे हैं, लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल दैट, बंटवारा खेती वगैरह में, तो ये सारी समस्याएं तो दिख ही रही है। देख आगे देखिए, पिछली बार के बजट में और क्या क्या किया गया था। ये तो बता रहा है क्या कि वो गेहूं चावल वगैरह का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया गया है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन 300 मिलियन टन पार कर चुके हैं, पहले ही दिखा चुका हूं। पिछली बार के बजट में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को जो है वो करना है
जिससे जो ये कौन बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ना, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 62 लाख पीपल और 130 मेगावाट एनर्जी जनरेशन की बात की जा रही है। ठीक ना, ऐसे और भी कई सारे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ये भी सरकार ने पिछले बार के बजट में बताया था। बाकी है रेजिलिएंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर में अलग अलग ईयर्स में जो है वो कितना ग्रोथ रेट रहा है, लगभग वही 4-5% के 4% के आसपास है, 3-3.5-4% के आसपास है ऑन एन एवरेज। ठीक ना, इसी से कंपेयर करके आपको बता रहा था कि पशुपालन जो है वो 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इसी से कंपेयर करके मैं आपको बताता था कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो 8.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो ये थे पिछले साल के बजट के कुछ प्रोविजन जो एग्रीकल्चर से संबंधित थे। क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो इसीलिए इसकी चर्चा भी एक बार कर ली। ठीक ना, तो आई होप आज की क्लास जो है वो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, कल जो है वो हम लोग बजट पढ़ने वाले हैं, यूनियन बजट इस साल का। ठीक ना, तो इसके लिए जो है वो कल हम लोग फिर मिलते हैं। आज की क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें काम की थी। तो फिर तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।